नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन केंद्र जम्मू। मैं हूं आपकी होस्ट कुमरजीत चजगोत्रा। कार्यक्रम स्वास्थ्य सुखम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वैसे तो मनुष्य हार्ड मास का पुतला है, लेकिन उसका रखरखाव बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं रूमेटिक जॉइंट अर्थराइटिस या उनके डिसऑर्डर्स के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर विशाल टंडन जी। आइए उनसे बातचीत करें, जानकारी हासिल करें कि आखिरकार ये परेशानी है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं कि आखिर ये रूमेटिक जॉइंट डिसऑर्डर है क्या। देखें, ये जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जॉइंट डिसऑर्डर्स की आपने बात की है, ये इस जो प्रेजेंट टाइम है इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो फीमेल और मेल दोनों, उनकी यो मतलब लाइफ बढ़ने की वजह से ये डिसऑर्डर्स अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसलिए आई थिंक ये तो बड़ा मुबारक देता हूँ मैं आपको कि आपने ये टॉपिक लिया। रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मैं वैसे तो लॉन्ग लिस्ट है, पर 3 चीज़ें मैं अपनी पब्लिक के लिए बताऊं कि जॉइंट, जो जोड़ है, बोन, उसके बाद मसल, और एक जो उसको नर्स जो सप्लाई कर रही है, इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं, उनको हम बाय लार्ज रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें मैं प्रमुख कुछ बीमारियों का नाम लेना चाहूंगा, जिसको आप मतलब मैं उसी सीक्वेंस में बताऊंगा जितनी ये कॉमन है। लेडीज में और मेल में लो बैक एक, नॉन स्पेसिफिक अर्थरालजिया, जो पाँव में दर्दें होती हैं या किसी भी जोड़ में दर्दें हो जाएंगी। उसके बाद जो बड़ा कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वो मोटे लोगों में, वेट वाले लोगों में जो दो मेन वेट वेयरिंग जॉइंट्स हैं, वो आपका नी जॉइंट है, वो पकड़ा जाता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा गैंठिया, जिसको आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो फीमेल्स में मेल के मुताबिक ज्यादा कॉमन है। गाउट या गाउटी आर्थराइटिस, अनट्रीटेड गाउट चल रहा है तो वो एक आर्थराइटिस का रूप ले लेगा। वो एक बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में और हमारे ईटिंग पैटर्न्स के हिसाब से। इसके अलावा सर्वाइकल पेन जो है वो बहुत कॉमन है। लो बैक एक तो मैंने पहले ही नाम ले लिया। तो ये कुछ कॉमन प्रमुख रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिससे हमारी जनता, कोई भी एज ग्रुप, इससे मतलब बचा नहीं है। अगर आप देखें सर्वाइकल की ही अगर हम बात करें तो अर्ली एज से लेकर एल्डरली एज के मरीज जो हैं हमें रोज ओपीडीज में दिखते हैं। तो इन सभी बीमारियों की बात अगर हम करें, इस तरह एक और बड़ा प्रमुख कॉमन डिसऑर्डर जो इसी के अंदर आएगा वो है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन का खालीपन हो जाना, बोन बिल्कुल जो है मतलब खुरदरी हो जाएंगी और वनरेबल फॉर मिनिमल ट्रॉमा फ्रैक्चर, मैंने आपको थोड़ा भी लगी तो फ्रैक्चर हो गई, है ना। ये इसमें एजिंग की वजह से भी होंगी और कुछ फीमेल्स में ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। फीमेल्स में हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ये सेनाइल एज रिलेटेड भी होती है और हार्मोनल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में ज्यादा कॉमन होती। तो लगभग इन सभी बीमारियों को हम जो है रूमेटोलॉजिकल जॉइंट डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं, बट ये प्रमुख हैं जो जनता, जिसमें 90% ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स। जी, अक्सर ये सुनने को आता है कि मेरे जॉइंट्स में पेन है, मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मुझे फिंगर्स में प्रॉब्लम है, सुबह उठ के सुन्नपन लगता है, मूवमेंट नहीं होती। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सर? रिस्क फैक्टर के बारे में बात देखें, इन जनरल अगर हम बात करें, हर बीमारी का जो मैंने यहाँ नाम लिए उसका रिस्क फैक्टर अलग होगा, मतलब प्रमुख तौर पे, पर कुछ चीजें जो है कॉमन भी हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें। जैसे कि मतलब आपकी यंग एज में आपकी इनटेक ऑफ कैल्शियम कितनी है, आपका विटामिन डी का लेवल कितना है बॉडी में, उस पर हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया, और नेचुरल सोर्सेज से हमने वो डाइट प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। यंग एज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये यंग एज जो है, जब आप 40+ क्रॉस करेंगे तो ये उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो ये है डाइट डेफिशिएंसीज, पर्टिकुलरली जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की जो अगर डेफिशिएंसी है, राइट, जैसे कोई दूध नहीं ले रहा है अपनी यंग एज में, एक रूटीन नहीं है उसकी, कैल्शियम रिच डाइट की अगर हम बात करें, जैसे केला है, जहाँ सोया प्रोटीन्स हैं, जहाँ इवन नॉन वेजिटेरियन है ना, तो ये चीजें अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो दिस कैन बी ए रिस्क फैक्टर 1। नंबर 2, इन जनरल जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए स्मोकिंग हैज बीन कैटेगराइज एक कॉमन रिस्क फैक्टर है।
बड़ी हैवी स्मोकिंग है तो जॉइंट डिसऑर्डर अगली एज में जाके बड़ी कॉमनली इफेक्ट करेंगे। अल्कोहल बड़ा हैवी ले रहा है कोई यंग एज में, और जहाँ एल्डरली एज में भी कंटिन्यू करता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, आपका पोस्चर कैसा है, बैठते कैसे हैं आप, है ना, आपका आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल की एडिक्शन इतनी कॉमन हो गई है, कितना देर आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, सर्वाइकल उसके ऊपर निर्धारित है। सर्वाइकल का एक कॉमन रिस्क फैक्टर आज मोबाइल की यूज आ गया है। आपका कंप्यूटर पे कितना काम कर रहे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या पोस्चर की आपकी मुद्रा है, ये सारी चीजें जो है। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप एक्सरसाइज नियमित कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने जॉइंट्स को मोबाइल रखेंगे, आप उनको एक्टिव रखेंगे, तो वो आपको मतलब अगली एज में जाके वो आपको ठीक रखेंगे। अगर आप उनको ठीक रखेंगे तो वो आपको ठीक रखेंगे। ये सारी चीजें लगभग मिलके जो है। इसी तरह फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट फेजेस से गुजरती हैं। टीन एज में अगर आपका कैल्शियम इंटेक नहीं है, आप आयरन अच्छा नहीं आपकी बॉडी के अंदर है, और विटामिन की डेफिशिएंसी है। इसी तरह आप प्रेगनेंसी के दौरान आप कैसा अपने आप को मैनेज किया, लैक्टेशन के दौरान कैसे रहे। इसी तरह जब आप 40 प्लस हो जाती हैं तो आपके अंदर हार्मोनल तब्दीलियां आना शुरू होती हैं, तो जिसको हम प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज कहते हैं, तो उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मैं अगर रिस्क फैक्टर कहूं, किसी की बच्चेदानी निकाल दी है ना, सर्जरी कर दी है, तो जल्दी मीनोपॉज आ गया या एग्रेसिव मीनोपॉज आ गया, वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर वेरियस जॉइंट डिसऑर्डर। ओबेसिटी इसी तरह एक रिस्क फैक्टर है, मोटापा जिसको आप बोलते हैं। मोटापे में ये है कि एक केवल ऐसा पाया गया कि सभी जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स का रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है। केवल एक प्रोटेक्शन वो देता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस हमने बात करी, वो भी टू सर्टेन एक्सटेंट वो आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखता है वेट की वजह से। पर आप बोलें बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, आप यूरिसीमिक डिसऑर्डर्स की बात करें, सर्वाइकल की बात करें, लो बैक एक की बात करें, सभी डिसऑर्डर ओबेसिटी के साथ जो है बढ़ते हैं। रोमेटाइड एग्रीवेट हो जाता है, तो ओबेसिटी इज अगेन अ रिस्क फैक्टर। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और उनको करेक्ट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्मोकिंग और जो अल्कोहल कंजप्शन है, वरना कहा जाता है कि जब डराने के लिए कहा जाता है तो लंग्स को अफेक्ट करेगी स्मोकिंग और आपके लीवर को अफेक्ट करेगी आपकी अल्कोहल एडिक्शन, लेकिन वो हमें अर्थराइटिस और हमें इस तरीके की परेशानियां भी दे सकती है, वो कोई भी डिस्कस नहीं करता। सर, हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, एक है सेल्फ डायग्नोसिस और एक है मेडिकल डायग्नोसिस जो एक प्रोफेशनल करेंगे। इनके देखिए, पहला पॉइंट मैं अपने श्रोताओं के लिए ये बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी जॉइंट का डिसऑर्डर है ना, उसको पहले तो इग्नोर मत करें। अगर आप पेन सफर कर रहे हैं, वो चाहे जॉइंट में है, चाहे वो मांसपेशी में है, 2 दिन है, 4 दिन है, उस मतलब हफ्ते से ज्यादा हो गई, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गई, महीने से ऊपर हो गई, आप उसको इग्नोर करते हैं जी, राइट। आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि है क्या। तो मैं मतलब बड़ा सरल तरीके से अपनी जनता को बता दूंगा कि हाउ टू डायग्नोज सेल्फ, अपने आप कैसे डायग्नोज करें कि मेरे को क्या तकलीफ हो सकती है, कि क्या मुझे जरूरत है मेरे फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाने की। तो उनके लिए मेरी एक मैसेज रहेगा कि जैसे आपने जो प्रमुख बातें करी, सर्वाइकल पेन के प्रमुख लक्षण रहेंगे आपकी गर्दन में दर्द होना, राइट, थोड़ा भी काम करके गर्दन थक जाना, बाजू का सुनपन होना, कोई भी बाजू में सुनपन होना, हल्का इशारिया चक्कर आना। ऐसा कोई लक्षण है तो पॉसिबिलिटी है कि आप सर्वाइकल से जूझ रहे हैं। इसके अलावा लो बैक एक, उसमें भी अगर आपको पेन कंटिन्यूस रह रही है तो इसको हम 2 कंडीशंस बोलते हैं। एक बोलते हैं एक्यूट लो बैक एक हुई और फिर वो ठीक हो गई, दूसरी है एक्यूट ऑन क्रॉनिक, मतलब बड़ी देर से आप जूझ रहे हैं लो बैक एक से, तो उसका जाइए देखिए, डॉक्टर से सलाह करिए, उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते वो प्रॉब्लम ले लेगी जिसको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जो सीवियर फॉर्म, मतलब मन के आपके स्लिप डिस्क जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो भी रूप ले लेगी। तो उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो सिंपल सरल तरीके में आपके घुटनों का पकड़ा जाना, इसमें सूजन होना, इसमें पेन होना और इसकी मोबिलिटी, आप जो मूवमेंट कर पाते थे उसका ना कर पाना, और वो कभी भी जब शुरू होगा वो जरूरी नहीं कि एक जैसा ही दोनों घुटनों में शुरू हो, वो एक घुटने में ज्यादा एक में कम शुरू हो सकता है। जहाँ फ्रोजन शोल्डर की बात करें, आपकी बाजू पहले पूरी जाती थी ऊपर, आप कंघी अच्छे से कर सकते थे, अब आप नहीं कर पा रहे, तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है।
आप अपना हाथ नहीं चला पा रहे हैं, आपकी एल्बो जो है वो फ्रोज होना शुरू हो गई। फ्रोजन मतलब जम जाना। हाँ, जम जाना। इसमें जो लुब्रिकेंट है, ग्रीस जिसको आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका कमी के कारण से ये प्रॉब्लम जो है प्रमुख तौर पे आती है। और इसमें ओबेज पेशेंट जो है वो ज्यादा मोटे लोग ज्यादा सफर करते हैं। इसी तरह गंठिए की बात करें तो गंठिए में सरल तरीके से 6 महीने से ज्यादा कोई पेन है तो आपका ध्यान पहले गंठिए की तरफ जाना चाहिए। गंठिया कभी भी 1 महीने 10 दिन की पेन को गंठिया नहीं हम बोलते। तो मिनिमम डायग्नोज करने के लिए गंठिए को 6 महीने की दर्दें होना बड़ा लाजमी है। दूसरा, छोटे जोड़ों का पकड़े जाना। छोटे जोड़ों से प्रॉब्लम होगी और इसका जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो उसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में सिमेट्रिकल बायलैटरल, माने दोनों एक जैसे ही पकड़े जाएंगे। ये हाथ के जोड़ भी पकड़े गए, इसके भी पकड़े गए। और अर्ली मॉर्निंग स्वेलिंग जो है वो सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है। जो सुबह उठते आपके हाथ पैर सूज रहे हैं, अकड़ाव में है, तो ये गंठिया हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से आप सफर कर रहे हैं, अगर बहुत देर से लग रहा है रोज तो ये गंठिया भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना है और अप्रोच करना है। इसी तरह गाउट की बात करें, अगर जो गाउट है वो प्रमुख दौर से हमारी पॉपुलेशन में फॉल्टी डाइटरी रीजन से आता है। और वो जो सबसे पहला जोड़ पकड़ेगा वो आपका पैर का मोटा वाला अंगूठा जो है उसको पकड़ता है, उस पर अटैक करता है। पर कभी कभी एटिपिकल गाउट भी होता है, वो आपके हाथ के अंगूठे को भी पकड़ सकता है। तो उसका टिपिकल ट्रेंड वो है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, वो यूजुअली वहां बैठते हैं और वो इन्फ्लेमेशन और सूजन करते हैं और इट्स वेरी पेनफुल। तो ऐसी भी प्रॉब्लम है तो वो गाउटी आर्थराइटिस, अगर वो भी इग्नोर हो रही है तो वो गाउटी आर्थराइटिस की तरफ पेशेंट जा सकता है। और अगर अपना वो यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं करता है, राइट, तो वो किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है उस पेशेंट की। तो ये सारे जो कॉमन रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मुझे लगता है अगर आपके जहन में आती, और जो ऑस्टियोपोरोसिस की हमने बात की थी, वो एक साइलेंट किलर है, वो आपको पता नहीं लगने देगा, कोई लक्षण लेके नहीं आएगा, राइट। तो उसके लिए हमें बेसिक जो टेस्ट्स हैं जो हम डेक्सा स्कैन से करते हैं, या अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ये नहीं होता है तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लगा लेते हैं कि भाई आपकी बोन जो है कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए भी अगर आप टाइमली नियमित आपकी स्टार्ट करें, जहां आपको कोई हिस्ट्री ऑफ मिनिमल ट्रॉमा फ्रैक्चर है, थोड़ा सा लगने से आपको फ्रैक्चर हो गया, तो आपका ध्यान इस ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाना चाहिए। ऐसे कोई वो लक्षण लेके नहीं आएगी ये बीमारी। और एल्डरली फीमेल, एल्डरली मेल, उनको जरूर अपना ये टेस्ट जांच करानी चाहिए कि भाई हाँ, क्या मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या मेरी कैल्शियम रिजर्व बॉडी के अंदर अच्छे हैं, क्या मेरे विटामिन डी के रिजर्व्स अच्छे हैं, तो क्या मैं ट्रीटमेंट जो है उसको शुरू करूं, कोई मल्टीविटामिन लिया जा सकता है। ये कुछ प्रमुख सेल्फ डायग्नोसिस के लिए, और फिजिशियंस के लिए भी मैं बोलूंगा कि हम जो डायग्नोसिस करते हैं, ये मेरे फिजिशियन भाई भी सुन रहे होंगे, उनके लिए भी वी शुड नॉट, कि हमारी जनता जो है इतने टेस्ट, एक्सपेंसिव टेस्ट जो है अफोर्ड करना भी एक क्वेश्चन रहता है हमारी सोसाइटी में। तो मेरा ये मानना है कि आपको बाय लार्ज जो ये रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, दे आर सेल्फ, मतलब क्लिनिकली डायग्नोस्ड, ये आपको क्लिनिकली दिख जाते हैं कि ये डायग्नोसिस क्या है। उसके लिए अगर आपको टेस्ट की जरूरत पड़ रही है ना, वो उसी समय पड़नी चाहिए जब आप डायलीमा में हैं, अर्ली डिजीज है, आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उसकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। जो सोफिस्टिकेटेड हाई एंडेड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कॉस्टली भी रहते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है इन टेस्ट का, इन्वेस्टिगेशंस का, ये मैसेज मेरे फिजिशियंस एंड जनता के लिए भी है, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मेडिसिन। जब मैंने किसी मरीज को किसी दवाई पे डाल दिया, चाहे वो गंठिया है, चाहे वो कोई और बीमारी है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी तो करनी है कि वो उसको कितना बेनिफिट कर रही है, बीमारी को कम कर रही है कि नहीं कर रही, डिजीज स्कोर को कम कर रही है कि नहीं कर रही, डिजीज एक्टिविटी को कम कर रही है कि नहीं कर रही। और दूसरा कि क्या ये मेडिकेशन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ला रही इस मरीज में, क्योंकि हमें तो वो बैलेंस बना के चलना है। ये मेडिसिन तो लॉन्ग चलेंगी, लंबी चलेंगी, राइट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस में मैं बाय लार्ज अपनी रिक्वेस्ट करता हूं, और ये बोलता भी हूं आपके माध्यम से, कि बाय लार्ज क्लिनिकल डायग्नोसिस शुड बी रिलाइड एंड इट इज सफिशिएंट। सेकेंडली, कुछ टेस्ट आप करवा सकते हैं हमारे मरीज में, वो काइंडली बड़े सस्ते टेस्ट, जैसे ESR एक सिंपल सा टेस्ट है, जहां सी रिएक्टिव प्रोटीन 100-150 में हो जाएगा, आपको बिल्कुल आइडिया दे देगा कि इसकी डिजीज एक्टिविटी कितनी है।
राइट। जहाँ एक सिंपल एक्सरे स्पाइन है, और अगर आपको जरूरत पड़ती है आप हाई एंड MRI करवाना चाहते हैं या CT कराना चाहते हैं आप करवाइए, लेकिन उसके पीछे कोई इंडिकेशन हो और रैशनल हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अपना आजकल अवेयरनेस भी आ गई है, BP को लेकर, शुगर की परेशानियों को लेकर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को लेकर, इनके जो सालाना जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाए जाते हैं, लेकिन ये हमारी हड्डियों की मजबूती कितनी है उस पर बहुत ही रेयरली ध्यान देते हैं। यूरिया वगैरह चेक करवाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इसके बाद जब डायग्नोस हो गया अब इलाज क्या मौजूद है हमारे पास। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाज की बात करें तो हमने सबसे पहले बोला कि रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना आपने और उसको करेक्ट करना है। सिंपल, ये सबसे बड़ा इलाज। तो 50% ऑफ द ट्रीटमेंट लाइज विद आइडेंटिफिकेशन रिस्क फैक्टर की और उसकी करेक्शन। राइट। मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई कैल्शियम की प्राप्त डाइट नहीं है, राइट, तो मेरी ट्रीटमेंट यहीं से स्टार्ट हो गई। मुझे उसको एडवाइस करना है कि उसको डाइट में क्या क्या लेना है जो कैल्शियम रिच है। इसी तरह विटामिन डी जो है उसमें किस किस पदार्थ में रिच है और कैसे वो प्राप्त कर सकता है। चाहे वो सिंपल एक मेयर है कि सन लाइट एक्सपोजर बढ़ाने से ही आपको विटामिन डी जो है मिलेगा, आपके जोड़ों को मदद करेगा। तो यहीं से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक सेकंड कोर, मतलब इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ द ट्रीटमेंट है ना। डाइट भी है और डाइट के साथ इसी तरह डाइट की पहले हम बात कर लें। डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, इसकी डाइट को बढ़ाना है। आयरन जो है सप्लीमेंटेशन, बड़े सारे डिसऑर्डर्स में देखा गया, जो मैंने सबसे कॉमन ही बताया, आपकी टांगों में दर्दें होना, आयरन डेफिशिएंसी इज द बिगेस्ट, जिसको हम अचमी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, बड़ी कॉमन है, फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं। इसको हम हमारी लैंग्वेज में रेस्ट लेग लेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल रेस्टलेसनेस रहेगी रात को, तो आयरन डेफिशिएंसी उसका एक रीजन पाया गया। इसी तरह आपका जो डाइट में और चीजें, मल्टीविटामिन हैं, विटामिन किस डाइट से किस, बैलेंस डाइट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सोया प्रोटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं फीमेल्स में, मतलब चने का सूप बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चांप आपके कल्चर में खाई जाती है, वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। बट हाँ, अगर आपको यूरिक एसिड है तो उसमें ये सारी चीजें रिकमेंडेड नहीं रहेंगी जो हाई रिच इन प्रोटीन्स हैं। तो ये बैलेंस रखना पड़ेगा और ये एडवाइस आपको डॉक्टर आपका देगा कि क्या खाना है। तो यहीं से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। सिट्रस फ्रूट बाय लार्ज कैन एग्रीवेट एनी फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर, तो वो अवॉइड करें। खट्टी चीज में अगर मैं नाम लूं तो भाई अचार चटनी का बड़ा चलन है हमारे, खट्टी चटनियां, नींबू का पानी निचोड़ के पीना, ये सारी चीजें जॉइंट पेन को, सोरनेस करके, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड का लेवल बढ़ा के, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा के, ये जो है पेन्स को एग्रीवेट करती हैं। तो ये चीजें बाय लार्ज जो है रुकनी चाहिए। बट मैंने देखा कि यूजुअली प्रैक्टिस में एक चरण है कि हर डॉक्टर जो है किसी के पास जाइए, वो सिर्फ बताने के लिए उसको बड़ी सारी चीजें बंद करवा देता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट डिसऑर्डर्स दे हैव एसोसिएटेड, जो हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर दारोमदार है, आपकी डाइट के ऊपर दारोमदार है। तो मेरे को एक मैसेज आपके माध्यम से देना है कि डाइट में कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट मैंने बोला सिट्रस फ्रूट जी, वो ना खाएं। और अगर आप स्टेरॉइड पे डाले गए हैं किसी रीजन से फॉर शॉर्ट टाइम, रैशनल स्टेरॉइड, हाँ स्टेरॉइड इन पर्टिकुलर, उसमें आपको थोड़ा मीठा कर्टेल करना है और नमक कर्टेल करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूरिक एसिड अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें आपको जो हैवी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, जो यूरिक एसिड कंटेंट्स जिसके रिच है, जैसे आपके मीट है, रेड मीट है, एग येलो है, आपका दालों में हमारी जो चरण में राजमा, माँ की दाल या चने सफेद वाले, छिलके वाली वो चीजें आपको बंद करनी। अदर पल्सेस भी बंद करने की जरूरत नहीं है, आप खाइए, लाइक नियमित तरीके से खाइए, लिमिटेड खाइए। तो ये चीजें अदरवाइज डाइट से ही आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी तरह लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, अगर आप सारे जोड़ को 10 मिनट का एक दिन में एक प्रोटोकॉल बनाएं जिसमें आप अपने जॉइंट्स की मूवमेंट, चाहे वो आपका हाथ उठाने वाली एक्सरसाइज है, चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज है, टांगों को सीधा करके अनफोल्ड करने की एक्सरसाइज है, राइट, एक चेयर एक्सरसाइज बोलते हैं हम उसको, ऐसे बैठने की मुद्रा लेनी, जैसे आप चेयर पे बैठ रहे हैं, वो आपके लो बैक एक और गडल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ देती है, राइट। इसी तरह आप जो है, मतलब ये चीजें जो है अगर आप करते हैं नियमित, तो आपकी जो जॉइंट हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। वाई? बिकॉज इस सारी एक्सरसाइज की प्रक्रिया से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन द जॉइंट बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन जॉइंट में बढ़ेगी तो आपकी दवाई भी जल्दी पहुंचेगी, ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी, साइड इफेक्ट कम करेगी, और ब्लड से बड़ा कोई हीलर नहीं है।
ब्लड विल हील ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में आपकी जॉइंट की डिसऑर्डर्स को। इसी तरह अगर हम इस पे आए क्या कहते हैं इसको, प्रिकॉशंस की, जैसे लो बैक की बात करें तो फीमेल्स को जैसे हाई हील आज चलन है पहनने का, उसमें भी अगर आप स्टडीज ये कहती हैं कि हाई हील की जगह अगर आप बड़ी वाली ब्लॉक हील्स पहने तो आप फैशन भी करिएगा और साथ के साथ अपनी लो बैक की प्रोबेबिलिटी को कम कर लीजिएगा। आपको अगर लिफ्ट की प्रबंध है, कहीं आप चढ़ने जहां जा रहे हैं बिल्डिंग में, जहां आपके पास रैंप है तो वो प्रेफर करिए। आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने में, और खासकर उतरने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके नी जॉइंट भी पकड़े जाएं और आपके लो बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो मोबाइल का कम यूज करें, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी ट्रीटमेंट। और मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन तो एक दायित्व है डॉक्टर का, वो पहले डिसाइड करेगा जी। बाय लार्ज अगर मेडिसिन की मैं मैसेज दूं तो जो आपके पेन किलर्स हैं, तो मैं बोलता हूं कि वो कोई आंसर नहीं है आपके जॉइंट डिसऑर्डर्स का। तो वो पहले तो वो बंद करिए। सबसे पहले आपने वो सीख लिया है कि पेन को सुप्रेस करूं, जॉइंट पेन को वो बढ़ाती जाऊं, बीमारी को बढ़ाती जाऊं, खुद ही ले रहे। स्टेरॉइड क्वैक्स की ट्रीटमेंट को बंद करिए, क्योंकि आपने सीख लिया है कि फलानी पूड़ी वहां मिलती है, फलानी दवाई यहां मिलती है, वो जाके आप स्टेरॉइड खाती हैं, कंज्यूम करती हैं, आपने ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं, आपने रीनल सिस्टम को डैमेज करती हैं। गिफ्ट में आपको बीपी मिल जाता है, शुगर मिल जाता है, डायबिटीज के अलावा डिसलिपिडीमिया लिपिड्स मिल जाते हैं, पर आपने वो जॉइंट के लिए अपने सीख लिया कि ये दवाई खाने से मेरे को, तो वो बंद कीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर जब डायग्नोस एस्टैब्लिश करेगा वो आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन की कैटेगरी में भी डालेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम और विटामिन डी है वो आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, कॉमन इन ऑल द जॉइंट डिसऑर्डर। सेकंड जो चीज रहेगी वो सिलेक्टिव रहेगी, हर बीमारी के हिसाब से वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी। मुझे लगता है वो श्रोताओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना, पर एक चीज जरूर है, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें। हमारे जो श्रोता हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि जॉइंट डिसऑर्डर कोई बीमारी है ही नहीं जी। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि भाई अगर आपको बीपी होता, अगर आपको थायराइड होता, अगर आपको डायबिटीज होती तो आप तो ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करते। तो ये भी बीमारी का लक्षण जो है, इसमें हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़े दवाई, तो वो एक्सेप्ट करवाना आपका रोल है, आपका मतलब इंपॉर्टेंस कितनी आप उनको समझाते हैं और ना खाने से क्या नुकसान होंगे, आपकी डिफॉर्मिटीज होंगी, आपके जॉइंट क्रिपल होंगे, आप बेड रिडन हो जाएंगे, तो उसको और लाइफ को अच्छी क्वालिटी देने के लिए आपको ये मेडिकेशन लॉन्ग टर्म खानी पड़ेंगी। अगर आप समझा पाए तो मुझे लगता है पेशेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को। तो ये सारी चीजें मेडिकेशन में मुझे लगता है कलेक्टिवली होनी चाहिए, तभी जाके फायदा पेशेंट को। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरीके से परेशानी को एग्रेवेट नहीं होने देना है और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो इस बीमारी से हम बचा जा सकता है, और वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पे भी हमने डॉक्टर साहब से चर्चा की। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, दर्शकों, हम आज बात कर रहे थे जोड़ों के दर्दों के बारे में और किस तरीके से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हमारे शरीर का ख्याल रख सकते हैं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके। हम डॉक्टर विशाल टंडन जी से बात कर रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। अगली बार हाजिर होंगे एक और कार्यक्रम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।